नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित अमन और आपका स्वागत है बिहार कंपटीशन में। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में मद्य निषेध विभाग में दरोगा पद की रिक्तियां आई हुई है। ठीक है। तो इस क्रम में हम आप लोगों को इसकी संपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं और प्राचीन काल की जो भारतीय इतिहास है वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। और आज से हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज से हम लोग मध्यकाल भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। मध्यकाल के इतिहास। ठीक है। और एक सूचना देते जाऊं मैं आप लोगों को, बिहार CGL यानी कि जिसे आप लोग कहते हैं BSSC CGL। ठीक है। तो इसका कोर्स हम 20 मार्च 2025 को लॉन्च करने वाले हैं। और इस कोर्स का आपको फ़ी क्या होगा, इस कोर्स का फ़ी आपको होगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो यही आपको फ़ी होने वाला है। ठीक है। और यदि ये फ़ी आप दे सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, तो ये बैच आपके लिए है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब जो हम लोग प्राचीन भारत इतिहास में कहाँ से चालू किए हुए थे, पाषाण काल से। आपको एक बार हम रिमाइंड करवा देते हैं। ठीक है। पाषाण काल से हम लोग चालू किए हुए थे। उसके बाद हम लोग कहाँ पे आए, सिंधु घाटी सभ्यता पे। जब सिंधु घाटी सभ्यता हुआ तो फिर वैदिक काल के बारे में पढ़े। जब वैदिक काल हुआ फिर महाजनपद काल के बारे में, महाजनपद काल कर लिए तो फिर हम लोग बौद्ध के बारे में पढ़े, जैन के बारे में पढ़े। ठीक है। और जब बौद्ध और जैन कर लिए तो फिर हर्यक वंश पे आए। ठीक है। हर्यक वंश किए, फिर कौन आया, शिशुनाग वंश आया। और ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक पहुँचे, गुप्ता, और गुप्ता के बाद पुष्यभूति वंश तक। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का क्या हुआ, जो प्राचीन भारत का इतिहास था वो कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो आप में से जो बच्चा नहीं देखे होंगे जाके देखिए, और देखिए कंटेंट के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना ज़रूरत है उतना मैंने आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया। मैं खुद से देखिए नोट्स बनाता हूँ। ठीक है। तो स्वयं मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद रिसर्च करता हूँ और जो उचित रहता मैं उन्हीं को अपने नोट्स में समाहित करता हूँ। ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होता है इतिहासकारों के हिसाब से, ठीक है, तब कौन सा काल का आता है, तो वो आता है मध्यकाल का। ठीक है। कौन से काल का, मध्यकाल। और मध्यकाल में हम लोग सबसे पहले देखने वाले क्या है कि भारत में अरबों का आक्रमण। अरब, आप भारत का ये छोटा सा मैप देख लीजिए। ठीक है। ऐसे करके ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पाकिस्तान, वर्तमान का पाकिस्तान, पाकिस्तान के आप दक्षिण वाले क्षेत्र में आइएगा और भारत के पश्चिम में, पाकिस्तान के दक्षिण में और भारत के पश्चिम में, तो आपको क्या पाया जाएगा, अरब सागर पाया जाएगा। ठीक है। तो वो अरब सागर जब आप क्रॉस करते हैं और पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे पूरा क्या होगा, अरब प्रायद्वीप पाया जाएगा। ठीक है। तो ये अरब लोग वहीं से आए हुए थे। तो पहला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए मोहम्मद बिन कासिम, कासिम जो है ये क्या किए कि भारत में 712 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण कर दिए। उस वक्त क्या हो, वहाँ के शासक दाहिर थे। ठीक है। और जब युद्ध होता है
तो युद्ध का कारण भी होगा कुछ न कुछ। तो कारण के बारे में ये बताया जाता है कि जो सिंध के राजा थे, ये दाहिर, ये अरब के जो व्यापारी लोग थे उनसे कर वसूला करते थे। तो हम यहाँ पे एक बात आप लोग को बताना चाहते हैं कि कर वसूला करते थे, ठीक है। क्या वास्तव में आपको लगता है कि कर ही सिर्फ कारण होगा? देखिए, जब इस्लाम का स्थापना होता है, इस्लाम का स्थापना होता है, तो उसके बाद जो ये अरब वाला क्षेत्र है वहाँ पे धीरे धीरे इस्लाम का क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है, ठीक है। और आप इस्लाम की स्थापना का बात कीजिएगा तो इस्लाम की स्थापना का मूल कारण क्या था? इसके मूल कारण का यही था कि जो प्रोफेट मोहम्मद साहब थे, ठीक है, तो वो सिर्फ समाज में क्या चाह रहे थे, समाज में चाह रहे थे कि ये कि हर किसी के साथ क्या हो, न्याय हो, यानी कि कोई किसी के साथ अनुचित व्यवहार ना करे। और जो वो अरब है तो वहाँ पे जो सामंत लोग होते थे, जो जमींदार लोगों का जो क्या होता था, बड़े बड़े सेनाधिकारी होते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जब जो लोगों से कर वसूलने के लिए जाते थे, यदि कोई कर नहीं देता था तो वो उनको क्या करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज करते थे, ठीक है। तो इस बात को एक व्यक्ति चुपचाप देख रहा था। और कौन देख रहा था? वो कोई और नहीं, प्रोफेट मोहम्मद साहब थे, ठीक है। वो देख रहे थे और वो विचार कर रहे थे कि आखिर क्या ऐसा हो कि इस जुल्म को क्या किया जा सके, रोका जा सके। तो इसी कर्म में आपको ये क्या होता है कि ये इस्लाम का स्थापना होता है। तो मैं इस्लाम का स्थापना के बारे में आपको इसलिए बताया हूँ कि देखिए उसका मूल में क्या था, उनका क्या सोच था प्रोफेट मोहम्मद साहब का, कि समाज में न्याय हो, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखिएगा, जब अरबों का आक्रमण होता है भारत पे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो इन ये देखिए ये क्या करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम पहला शासक था जिसने 712 ईस्वी में जजिया कर लगाया। जजिया कर मतलब समझ पा रहे हैं? जजिया कर का मतलब ये हुआ, वे व्यक्ति जो इस्लाम का पालन नहीं करते हैं और इस्लाम को मानने वाले राजा के अधीन रहते हैं, ठीक है, तो उन पे जजिया कर लगाया जाता था। यानी कि सीधा सीधा आप समझिए गैर मुस्लिम पे, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है उन पे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इस्लाम में आपको कुरीतियाँ आना चालू हो गया, ठीक है। लोग इस्लाम सिर्फ इस्लाम तब नहीं रह गया, लोग इस्लाम को अपने हिसाब से क्या करने लगे, व्याख्या करने लगे। और जब भी किसी चीज़ को जब भी किसी चीज़ के मूल जो उसका संरचना होता है उसमें आप बदलाव कीजिएगा तो समाज में क्या होगा, समाज में वाद विवाद होगा, ठीक है। वर्तमान में आपको 2 से 3 दिन पहले की बात है, सीरिया, ठीक है, सीरिया में स्त्रियों के साथ, पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ क्या किया गया है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया। लोगों को देखते ही गोली मार दिया गया, स्त्रियों को निर्वस्त्र करवा के उसके बाद उनको सड़कों पे घुमाया गया है। और ये सिर्फ किस लिए हो रहा है? कुछ लोगों का ये कहना है कि इस्लाम का जो मूल विचार है उसका हम स्थापना करना चाहते हैं। कुछ लोगों का नाम है नहीं, जो पहले से है वो ही सही है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ का मूल विचार में आप क्या करेंगे, बदलाव करना चाहेंगे, तो समाज में क्या होगा, समस्या आएगा। तो मेरा अपील भी है, जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं तो उनका क्या है, ये दायित्व बनता है कि इस प्रकार की जो भी घटना होता है उनसे समाज को रूबरू करे और इस प्रकार के कुरीतियों को क्या करे, दूर करवाए, ठीक है। तभी तो सभी का सर्वांगीण विकास होगा। चलिए, तो देखिए ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि कई बार आप देखते होंगे कि कानून के द्वारा गाइडलाइन क्या दिया जाता है, लोग उसको किस हिसाब से व्याख्या करते हैं, फिर लोग उसका किस प्रकार पालन करते हैं, तो यहाँ पे ही वाद विवाद शुरू हो जाता है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम
के मृत्यु के बारे में ये कहा जाता है, थोड़ा सा जान लीजिए। मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु कैसे हुआ? जो आपको सिंध के जो राजा थे, राजा दाहिर, राजा दाहिर, तो उनकी दो पुत्रियां थी। कितने? दो पुत्रियां थी। तो इनको क्या किया, ये ऐसा कहानी है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम इनको बंदी बना के जो उनके शासक थे उनके पास क्या किया, भेज दिया। इस बात की ये जानकारी हम आपको कहाँ से दे रहे हैं? ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं चचनामा से, चचनामा से, ठीक है। ऐसी ऐतिहासिक वर्णन है। तो ये क्या किया, इन दोनों पुत्री को, राजा दाहिर के पुत्री को वो मोहम्मद बिन कासिम अपने शासक के पास भेज दिए तोहफा के रूप में। तो वो दोनों जो लड़की थी, यानी कि इस राजा दाहिर के जो पुत्री थी, वो क्या बोली राजा से, जो मोहम्मद बिन कासिम के राजा थे उनसे, कि मोहम्मद बिन कासिम ने मेरा तो इज्जत लूट लिया है, मेरे सम्मान को तार तार कर दिया। जब इस बात की जानकारी जब ये बात सुनते हैं राजा, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ऐसे कैसे कर सकता है। और तभी वो आदेश दे दिए कि ये जहाँ भी है उसको क्या करो, मेरे पास हाजिर करो। तो कहा जाता है कि जो चमड़ा होता है ना, चमड़ा के बैग में या मतलब चमड़ा से ही जुड़ा हुआ था, तो उसमें उसको बांध कर भेजा जाता है। और घुटन के वजह से क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु होता है। पर वास्तविकता ये है कि उसकी मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन कासिम की, ठीक है। चलिए, तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम, यदि आपसे पूछा जाएगा कि भारत पे कि प्रथम अरब आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो आप मोहम्मद बिन कासिम का नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आता है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद आप देखिएगा तो मोहम्मद गजनवी आता है। और इसके बारे में ये कहा था कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। और इसके कारण, इसके आक्रमण करने का मूल कारण क्या था? इसके आक्रमण करने का मूल कारण था कि भारत के बारे में लोग ये समझते थे, जानते थे कि यहाँ पे धन बहुत है, यहाँ कूट कूट के धन रखा हुआ है, जितना चाहो समुद्र है, बाल्टी डालते जाओ, उसमें से क्या करो, धन संपदा निकालते जाओ। तो धन के कारण आया। दूसरा था कि इसे भारत में इस्लाम धर्म का क्या करना था, प्रचार प्रसार करना। देखिए, जब उस वक्त की बात है जब जो इस्लाम का प्रचार का बात आता था, तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के प्रचार तक सीमित नहीं था बात। इस्लाम, जब धर्म को आप राजनीति के साथ जोड़ दीजिएगा तो आप दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग हो जाइएगा, और आपको हरा पाना एक तरह से ये समझ लीजिए कि असंभव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोग, सिर्फ जो सेना के लोग होते हैं, वो सिर्फ उनका विचार जो होता है वो सिर्फ सेना तक नहीं रहता है। वो सैन्य के साथ क्या होते हैं, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए उतरते हैं। जब एक व्यक्ति में दो प्रकार के आप शक्ति समाहित करवा दीजिएगा तो समझ लिए वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये था, धर्म का सहारा लिया जाता था, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र का विस्तार किया जा सके। तो ये मूल कारण था। महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1001 ईस्वी में। हिंदू शाही शासक जिनका नाम था जयपाल के विरुद्ध हुआ, और इसी जयपाल ने क्या किया, बाद में आत्महत्या कर ली। तो ऐसे ऐसे कायर शासक भी थे जो स्वयं ही क्या करते थे, आत्महत्या कर लेते थे। महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण के बारे में ये कहा जाता है कि 1025 ईस्वी में हुआ, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे। वास्तव में सोमनाथ मंदिर के बारे में ये विश्व भर में भ्रम था, और उसमें वास्तविकता भी था, ठीक है, कि सोमनाथ मंदिर जो है वहाँ पे
राजा का जितना भी या फिर आम जनता का जितना भी धन होता है, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जो भी होता है, ठीक है, वो क्या है इस मंदिर में है। और इस मंदिर में सोने से बना हुआ मंदिर है, वहाँ पे मूर्तियाँ सोने से बनी हुई है। इस प्रकार की अन्य लोगों में क्या था, सूचना था। और यहाँ पे धन था भी वास्तव में। तो महमूद गजनवी ने क्या किया, गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसकी जो गरिमा थी उसको क्या किया, तहस नहस कर दिया। इस समय गुजरात के चालुक्य शासक भीम वन थे, ठीक है। और महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण की बात कीजिएगा तो 1027 ईस्वी में हरियाणा के जाटों के विरुद्ध हुआ। देखिए महमूद गजनवी का 17 का 17 आक्रमण हमको इसलिए नहीं पढ़ना है कि वो उतना महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम के व्यू से नहीं है, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण था वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। महमूद गजनवी को विश्व का प्रथम सुल्तान माना जाता है। ये बात याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि हु इज कंसीडर एज द फर्स्ट किंग या फिर फर्स्ट सुल्तान, तो आप इनका नाम लीजिएगा। किनका, महमूद गजनवी का, ठीक है। महमूद गजनवी के बारे में ये भी कहा जाता था कि ये बुत किशन था, मूर्ति भंजक था। यानी कि जो हिंदू धर्म में जो लोग मूर्तियाँ का क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उसको मानते हैं, तो इनके हिसाब से वो क्या करते थे, उन मूर्तियों को क्या करते थे, तोड़ देते थे। क्यों, ताकि क्या हो, जो देखो वास्तविकता क्या थी, वास्तविकता ये थी इस्लाम धर्म के प्रसार का कि यदि मैं जिस धर्म को मानता हूँ और कोई अन्य व्यक्ति वो भी उसी धर्म को मानता है, तो हम दोनों का विचार क्या होगा, मेल खाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ का प्रशासन, वहाँ के लोगों पे शासन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पर क्या वास्तविकता ऐसा थी उस वक्त या फिर आज है? आज देखिए पाकिस्तान जैसा भी देश है, बांग्लादेश जैसा भी देश है, दूसरी तरफ सऊदी अरबिया जैसा भी देश है। एक देश जहाँ विकास कर रहा है, दूसरी ओर देखिए मातम मचा हुआ है, ठीक है। संसाधनों के लेके आए दिन वहाँ पे युद्ध गोलीबारी होता रहता है। 2-3 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान में एक संगठन है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम है, वो क्या किया, एक पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया है, ठीक है। तो आप जब भी संसाधनों का, ठीक है, यदि दुरुपयोग कीजिएगा, लोगों के बीच में समानांतर रूप से जिनको वास्तव में आवश्यकता उनको आप नहीं देंगे, तो चाहे मर्जी आप जिस धर्म के हो, ठीक है, वहाँ पे समस्या उत्पन्न होगी। और समस्या इस कदर उत्पन्न होगी कि हो सकता है वो आपका विध्वंस तक कर दे। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा होता रहा और आने वाला समय काल में भी होता है। क्योंकि जब भी आप किसी का हक को मारेंगे तो परिस्थितियां बदलेगी, चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, किसी भी विचार को मानने वाले हैं, समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। चलिए, तो मोहम्मद गजनवी के बारे में एक चीज़ और देख लीजिए। कई बार आपको जो कविराज होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो उनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था अलबरूनी, और उनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी जिसका क्या नाम था, किताबुल हक, ठीक है। फिर दोषी साहब थे तो उनके द्वारा एक किताब की रचना की गई और उसका क्या नाम था, शाहनामा। देखिए पुस्तक और कवि को आप याद रखिएगा। और कुछ कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, जैसे कि आपको 1027 का बताएं, 1001 का बताएं, तो इस प्रकार की जो घटना हुई है आप याद रखिएगा। ऐसा ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। देखिए जो भी टॉपिक को मैं करवा रहा हूँ, यदि उस टॉपिक से आपको सवाल पूछा जाएगा तो मेरा ये आपसे वादा है कि आप यदि उस टॉपिक को पढ़े हैं तो वहाँ से सवाल आपका छूट नहीं पाएगा, ठीक है। देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत सारा आप NCERT बुक ले लीजिए, ठीक है, स्पेक्ट्रम ले लीजिए, NCERT स्टेट बोर्ड वाला बुक ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए, बैठ के पढ़ते रहिए। मगर
आप समय सिर्फ उस चीज़ों पे लगाइए जो आपके काम का, जहाँ से सवाल बनता है। कहने के लिए कहिएगा तो हम भी इसमें बहुत सारा चीज़ है कि एक टॉपिक 1.5 घंटा 2 घंटा बोल सकता हूँ, पर क्या आवश्यकता है? क्या वहाँ पे व्याख्यात्मक या फिर डिस्क्रिप्टिव हमसे पूछा जाएगा कि हमको जवाब देना है 150 शब्दों में या 250 शब्दों में? तो फिर उस बात को जानने का क्या आवश्यकता है? खा रहे हैं, जा रहे हैं, सब जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम करवा देंगे आपको। ठीक है। महमूद गजनवी ने हिंदू देवी देवताओं के आकृति के सिक्के चलाए। देखिए ये भी विडंबना है इनकी। एक तरफ जहां वो मूर्ति भंजक थे तो दूसरी तरफ वो क्या करते थे, हिंदू देवी देवताओं के आकृति वाले सिक्के चलाते थे। तो ये तो इनका दो प्रकार का चरित्र हो गया। कोई ये भी कह सकता था कि ये कि हिंदुस्तान में आए तो हिंदू धर्म के विरोध थे। दूसरी और कोई इसका जो क्या करे, बचाव करे, तो वो ये कहेगा कि यदि वो उस धर्म के यदि विरोधी थे तो कैसे उसने हिंदू देवी देवताओं के आकृति वाला सिक्का चलाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पहले देखेंगे। इनका समय काल क्या था? 11 से ले 1175 से लेके कितना, 1206। ठीक है। मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। ये मुल्तान कहाँ है? वर्तमान का जो पाकिस्तान है। ठीक है। देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है वर्तमान में, इससे पूर्व विभाजन भारत का कब हुआ? इससे पूर्व भारत का विभाजन 1947 में। 1947 से पीछे जाइएगा। ठीक है। तो बर्मा को निकाला गया। 1947 के बाद आइए तो पाकिस्तान बना। फिर पाकिस्तान का भी तो विभाजन हुआ। जो बांग्लादेश था वो बांग्लादेश निकला। ठीक है। तो उस वक्त तो सब क्या था, वो भारत का ही क्षेत्र था। तो मुल्तान पे क्या किया इसने? 1175 ईस्वी में हमला किया। कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक भीम वन के बारे में आपको बताए हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम जब जो आक्रमण कर देता है उसके बाद कौन आता है? ये भीमवन रहते हैं वहाँ पे। भीमवन रहता है ना जी। देखिए ये देखिए चालुक्य के शासक कौन थे? भीमवन। मोहम्मद बिन कासिम जब चला गया आक्रमण करके तो उसके बाद मोहम्मद गजनबी आया। मोहम्मद गजनबी के समय काल में कौन था? भीमवन। देखिए ये भीमवन भीम 2 आप याद रखिएगा, नहीं तो फिर छोटा भीम की तरह आपको समस्या हो जाएगा। समझ गए? तो ये बात आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। भीमवन किसके समय काल में था? भीम 2 किसके समय काल में था? मोहम्मद गोरी का बात कीजिएगा तो भीम 2 कहिएगा। ठीक है। तो भीम 2 से युद्ध किया और जिसमें क्या हुआ, मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। ठीक है। पंजाब में भटिंडा वाले क्षेत्र में मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने होंगे, उनसे क्या हुआ? युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध। 2 बार हुआ। तो एक बार में तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ 1191 ईस्वी में, उसमें मोहम्मद गोरी का हार हुआ। लेकिन जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, तो मोहम्मद गोरी जो था उसने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है। हांसी के युद्ध में कनौज के शासक जयचंद को पराजित किया। हांसी आपको हरियाणा वाला क्षेत्र में है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, इसका मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ। ठीक है। और उसने क्या किया? वहाँ के शासक जयचंद को हरा दिया। जयचंद के बारे में आपको हम एक बात बताते हैं। जयचंद के बारे में बोला था कि ये जयचंद ही है जिसने किसको? मोहम्मद गोरी को बुलवाया हुआ था। ठीक है। और क्यों बुलवाया गया होता, इसके पीछे भी ये कहानी है कि ये पृथ्वीराज चौहान जो है, ठीक है, इसने क्या किया कि जयचंद की बहन थी, ठीक है, उसका हरण कर लिया और उसके साथ विवाह कर लिया। तो इससे बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए,
ठीक है, इसने क्या किया, मोहम्मद गोरी को निमंत्रण दिया। तो इसीलिए कई बार आप बात में सुनते हैं कि ये जयचंद है, तो जयचंद यही है। ठीक है, चलिए उसके बाद मोहम्मद गोरी का समय काल अब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। 1206 ईस्वी का बात है कि मोहम्मद गोरी का खोखर जनजाति से लड़ते हुए क्या हुआ, वो मारे गए। देखिए, जहाँ तक जितना हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को आसान बनाए रखना। ठीक है, बिल्कुल आपको स्ट्रेस ना हो, आप बिल्कुल आराम से समझिएगा, कहानी की तरह समझिए और कोई परेशान होने का ज़रूरत नहीं। और बोलिएगा तो हम इससे भी ज़्यादा शॉर्ट इसको कर देंगे। आपको देखिए एक एक चीज़, एक एक वर्ड जो लिखा वो याद करना। आपको कैसे करना है, मोहम्मद बिन कासिम वो किस क्षेत्र से आया था, तो अरब वाले क्षेत्र से आया था। किसके साथ युद्ध हुआ, तो सिंध के राजा के साथ युद्ध हुआ। ये आप जब पढ़िएगा ये जानिए तो आप स्वयं जान पाइएगा कि वो क्या क्या किए नहीं किए। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण उनसे जुड़ा होगा आप उनको क्या कीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, बाद बाकी को रहने दीजिएगा। इतना सारा कहानी तो आप भी बना सकते हैं कि आया होगा, टेंट लगाया, तलवार निकाला, युद्ध किया, खाना बनाया। तो इतना सारा एक एक चीज़ नोट्स में बनाइए फिर तो आपको समस्या हो जाएगा ना। चलिए, फिर क्या होता जब मोहम्मद गोरी का समापन होता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी जब चला जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाते हैं, उनका मृत्यु हो जाता है, तो फिर क्या होता है, तो उसके बाद गुलाम वंश का स्थापना होता है। ठीक है, इसको इलवरी वंश भी कहते थे और इसका समय काल देखिए 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक है। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक गुलाम था, ठीक है, मोहम्मद गोरी का। उसके द्वारा ही क्या किया जाता है, इस गुलाम वंश का स्थापना किया जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी के द्वारा 1 लाख उस वक्त के जो मुद्रा थे उसमें खरीदा गया था, तो इसलिए उसे लाल बख्श के नाम से भी संबोधित किया जाता था, उसे मलिक के नाम से संबोधित किया था, उससे सिपह सलार के रूप में, सिपह सलाकार समझते हैं, राजा के जो प्रिय लोग होते थे तो उनको बिल्कुल राजा की तरह बना देते थे। ठीक है, और उनसे बोला जाता था कि तुम विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाओ और क्या करो, हमारे लिए वहाँ से धन लाओ, क्षेत्र जीतो। जैसे मोहम्मद बिन कासिम जो था तो वो भी सिपह सलार थे। ठीक है, इन्हें कुरान खान कहा जाता था। कुरान जैसा कि आप लोग जानते हैं इस्लाम धर्म के जो मानने वाले हैं उनमें ये कुरान क्या होता है, सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान, और उन्हें हालिम कहा जाता था। हालिम का वास्तविक मीनिंग मुझे नहीं पता, आप चेक कर लीजिएगा। और इसका राजधानी कहाँ था, लाहौर, वर्तमान का पाकिस्तान। वो गाना आप लोग सुने होंगे गदर फिल्म का, मैं निकला गड्डी लेके। ठीक है लाहौर आया उत्थे बिच दिल छोड़ आया। ठीक है, तो ये लाहौर वही है पाकिस्तान में जो वर्तमान में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनका स्मारक कहाँ बनाया गया है, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद। ये कहाँ है, भारत में जो दिल्ली है। देखिए, हमको बार बार देश और उसका स्थान बोलना इसलिए पड़ता है कि हम नहीं चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का क्या हो, कन्फ्यूजन हो। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया और ये कहाँ है, अजमेर। और अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। कभी राजस्थान घूमने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा देखने के लिए। देखिए, ऐतिहासिक स्थल जो है वहाँ पे हमें जाना चाहिए घूमने के लिए, बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, जिस भी आप राज्य में रहते हैं वहाँ पे ऐतिहासिक स्थल देखने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए। ठीक, कुतुब मीनार, बख्तियार काकी की याद में। ये सूफी थे, बख्तियार काकी क्या थे, सूफी थे। तो ये समझ लीजिए उनको एक तरह से क्या था, उनके लिए भेंट था। तो कुतुब मीनार बनाया गया है दिल्ली में। आप कभी मेट्रो से यहाँ क्या नाम है,
हाँ, नई दिल्ली से हम गए हुए थे। तो नई दिल्ली से यदि आप इफ़्को चौक, हरियाणा में जो पड़ता है, इफ़्को चौक जाएंगे तो रास्ते में आपको ना ये मेट्रो ट्रेन से आपको क्या होगा, ये कुतुब मीनार दिखाई देगा, बहुत लंबा है, ठीक है। और कभी दिल्ली गए होंगे तो आप पास से भी देख सकते हैं। ये मैंने बताया स्वयं का अनुभव, वास्तव में मैं कभी गया नहीं वहाँ कुतुब मीनार के पास देखने के लिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ है, नई दिल्ली में। 1210 ईस्वी में ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या हुआ, लाहौर में चागोन पोलो, पोलो समझते हैं, ये हॉर्स है यानी कि घोड़ा है, ठीक है, हॉर्स है। हॉर्स पे बैठा हुआ है एक व्यक्ति है, उसके सर में हेलमेट है और एक हाथ में स्टिक है, लकड़ी जैसा, गोल्फ खेलते हुए देखते हैं ना, तो वैसा ही रहता है, ठीक है। और गेंद भूमि पे रहता है, तो इस स्टिक से क्या करते हैं, इसको मारते हैं, ऐसे करके पोलो खेला जाता है, ठीक है। तो पोलो खेल रहे थे, तो इसी दरमियान क्या हुआ, घोड़े से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गया। और इस प्रकार क्या हुआ, गुलाम वंश का जो संस्थापक थे, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इनका देहांत हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है। इनके मृत्यु के बाद अब कौन आएगा नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट, तो इसके मृत्यु के बाद आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ऐबक के पुत्र थे आराम शाह, वाह, आराम शाह, ठीक है भाई साहब, आप आराम कीजिए, आपको हो सकता है ये हटा दे। तो आराम से आराम करने लगे और इल्तुतमिश ने क्या किया, उन्हें पराजित कर दिल्ली सल्तनत की सत्ता स्वयं के हाथ में ले लिए। अब देखिए, जिनके नाम में आराम शाह हो तो उनको काम करने की क्या आवश्यकता है ना। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, दिल्ली का सत्ता अपने अधीन ले लिया। इल्तुतमिश का समय काल देखिएगा तो ये 1211 से लेके 1236 है। और गुलाम वंश का यानी कि इलवरी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता, मोहम्मद गोरी जो था उसका गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसका गुलाम कौन था, ये कौन, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को कहा जाता है कि ये गुलाम वंश का क्या थे, वास्तविक संस्थापक थे, मतलब ये सच्चा है, यही सही है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया, ये नया नया शासक बना तो इसने क्या किया, एक 40 गुलामों का दल बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगामी कहते थे, ठीक है। और ये तुर्कान ए चहलगामी का क्या काम था, इसमें सेना और असेना दोनों का काम था, ठीक है। वो लोग भी होंगे जो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, पदाधिकारी जो सेना से संबंधित नहीं होंगे, वो वित्त से संबंधित होंगे, सलाह से होंगे, तो वो व्यक्ति भी और अन्य व्यक्ति भी, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, अच्छा, तो मेमोरी फुल हो गया हुआ, रुकिए एक सेकंड, अभी वापस आ जाते हैं, ये तो समस्या कर देगा, चलिए। तो तुर्कान ए चहलगामी का स्थापना किया गया, उसमें क्या था, सैनिक और असैनिक दोनों कार्य होते थे, ठीक है। इल्तुतमिश ने भू राज्य की एकता व्यवस्था शुरुआत किया। एकता व्यवस्था क्या था, इसमें एकता अधिकारी होता था, क्या होता था, इसमें सैनिक प्रशासन और असैनिक प्रशासन दोनों हुआ करता था, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में क्या कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उनके द्वारा चांदी का टका और तांबे का जित्तल क्या किया गया, नामक सिक्का चलाया गया। देखिए, व्यापार करने के लिए कुछ न कुछ तो एक माध्यम होगा, रुपया, पैसा, करेंसी, डॉलर, पौंड, युआन, येन, कुछ तो, उस वक्त तो ऐसा नहीं था, तो उस वक्त क्या चलता था, सिक्के चलते थे। तो सिक्के चलते थे, तो चांदी का जो सिक्का बनाया गया तो उसे क्या कहा गया, टका। वर्तमान में बांग्लादेश का जो मुद्रा है उसे भी टका कहा जाता है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है।
तांबे का जितल नामक सिक्का क्या किया गया, चलाया गया। इसे गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। गुंबद समझते हैं? कैसे आपको बताएं, मस्जिद आप देखें, मस्जिद जहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ा जाता है या फिर वहाँ से अजान दिया जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप देखिएगा ऐसे करके गुंबद बना होगा, गुंबद बना रहता है, ठीक है। तो गुंबद निर्माण का क्या कहा गया, इसे पिता कहा गया, ठीक है। बड़ा सा गुंबद बना रहता है। अब तो वर्तमान के जो मस्जिद बनते हैं उसमें आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। पहले के जो मस्जिद बनते थे तो उसमें आपको गुंबद, जैसे कि एक क्या नाम है, ये अयोध्या में जो राम मंदिर बना, तो वहाँ पे जो पहले बाबरी मस्जिद था, बाबरी मस्जिद, तो उसका पुराना फोटो आप कभी गूगल करके देखिएगा तो उसमें गुंबद, बहुत बड़ा गुंबद आपको दिखेगा, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता था, गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता था। शासक बनने से पहले ये क्या थे, शासक बनने से पहले ये बदायूं के गवर्नर थे, ठीक है। और इल्तुतमिश की जो पुत्री थी जिसका नाम था रजिया, आप एक गाना सुनते होंगे, देखिए हम चाहते रहते हैं कि ये जो सेशन है क्या हो, बोरिंग और इरिटेटिंग ना हो, ठीक है ना। एक गाना आप लोग सुनते होंगे, अल्लाह बचाए मेरी जान की रजिया गुंडों में फंस गए, इस प्रकार का गाना है ना। देखिए हम ये किस लिए करते रहते हैं, ताकि आपको क्या हो ना, आपका दिमाग किसी न किसी प्रकार का क्या करे, क्लिक कर दे कि हम ये चीज़ जानते हैं। तो दिमाग क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि ब्रेन में स्टोरेज कहीं पे है ऐसी जानकारी, तो आपको क्लिक करके देगा, हाँ ऐसा है, ठीक है। तो इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया, 1236 से 1240, समय काल देखिए बहुत छोटा है, 4 वर्षों का, ठीक है। तो रजिया क्या हुई, शासक बनने से पहले, कुछ समय पहले उनके बारे में कहा जाता था कि रुकनुद्दीन फिरोज शासक था, ठीक था। तो वो शासक बहुत ज़्यादा क्रूर था, केयरलेस था, बेपरवाह, गैर जिम्मेदार व्यक्ति था। तो रजिया क्या की, शुक्रवार के दिन दिल्ली के जनता के सामने आई और कहने लगी कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, बोला आप अब क्या होगा रजिया, आप ही हमारी क्या होगी, शासक बनेगी, यानी कि आप ही मेरा अब सरकार रहेगी। रजिया के बारे में कहा जाता था कि रजिया का प्रेमी था जमालुद्दीन याकूत, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि रजिया का विवाह पंजाब के गवर्नर अल्तुनिया के साथ हो जाता है। ये सैड हुआ, वो प्रेम करती थी किनसे, जमालुद्दीन याकूत से, विवाह हो गया किससे, अल्तुनिया से। 1240 ईस्वी में रजिया कैथल की क्या हुआ, लड़ाई में खोखर जनजाति से लड़ते हुए मारी गई। देखिए रजिया के बारे में कहा जाता था, देखिए रजिया को आप ऐसे समझिए, एक लड़की इतना हिम्मत करती है, ठीक है, कि आम जनता के बीच में आती है और राजा यानी कि स्वयं के रिश्तेदार के बारे में विरोध करती है और फिर शासन चलाती है, चाहे उसका समय काल जो भी हो रजिया का, ठीक है। स्त्री सशक्तिकरण का जब भी जिक्र किया जाएगा तो रजिया का नाम लिया जाएगा कि कम से कम इतना हिम्मत तो की कि आई और लोगों को बीच में समस्या बताई, और सिर्फ बताई ही नहीं, वहाँ के शासन प्रशासन को भी संभाली। तो ये उस रजिया को सलाम है कि ऐसी ऐसी महिला हो। देखिए ऐसी महिला यदि समाज में हो जाए ना, चाहे कोई भी धर्म के मानने वाले हो, ठीक है, इस्लाम के मानने वाले हो, हिंदू के मानने वाले हो, जैन के मानने वाले हो, बौद्ध के मानने वाले हो, पारसी के मानने वाले हो, जब इस प्रकार की महिला यदि हमारे समाज में आएगी तो समाज में क्या होगा, बदलाव आएगा। जो कुरीतियाँ है उसको क्या करेगी, ये दूर करेगी। जो समस्या होगा उससे लड़ने के लिए क्या करेगी, हर हमेशा आगे बढ़ के रहेगी। तो ऐसे ऐसे स्त्रियों की आवश्यकता है समाज में, ठीक है, जो क्या करे,
समस्या का उजागर करे, सिर्फ उजागर ना करे बल्कि उस समस्या को जड़ से क्या करे, समाप्त भी कर दे। तो ऐसे ऐसे लोग क्या हैं, सम्मान के पात्र हैं। ठीक है, चलिए। जब रजिया की मृत्यु हो गई 1240 ईस्वी में, तो उसके बाद देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इंडिया मेन वीमेन बीट न्यू दिल्ली नेपाल इन खो खो वर्ल्ड कप 2025। देखिए वास्तव में क्या लिखा हुआ है कि भारत के, ठीक है, ये करंट अफेयर शायद मैंने उस पर लिखा हुआ, चलिए आपको आपकी जानकारी के लिए सही भी है। भारत और नेपाल, ठीक है, नेपाल देश है, इन दोनों के बीच खो खो का मैच हुआ। ठीक है, वर्ल्ड कप है भाई साहब, खो खो का वर्ल्ड कप। ठीक है, तो भारत वर्सेस नेपाल में क्या हुआ, भारत के जो पुरुष हैं, भारत के पुरुष और भारत की महिला दोनों टीम क्या हुआ, खो खो में नेपाल को हराया और विश्व चैंपियन बन गया 2025 में। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है, मेरे नज़र में आया होगा तो हम यहाँ पे लिख दिए होंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कौन है, जब रजिया की मृत्यु हो जाती है तो बराम शाह, इसी समय क्या होता है, प्रथम मंगोल आक्रमण होता है। ये मंगोल कौन है, आप वर्तमान का जो भारत देखिएगा, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो भारत देखिए, तो इसके बाद इस क्षेत्र में आप थोड़ा सा आइएगा तो ये क्या है, नेपाल, और नेपाल से आगे आइएगा तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र क्या है, चाइना वाला, और चाइना से थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, उत्तर में जाइए तो ये रहा मंगोलिया, तो ये वही मंगोल है। और जब बात जिक्र हो ही गया है मंगोलिया का, तो सवाल उठता है कि यहाँ का राजधानी क्या है, क्योंकि राजधानी और मुद्रा के बारे में हम हर बार आपसे जिक्र करते हैं। तो मंगोलिया का जब भी आपसे राजधानी पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, मंगोलिया का राजधानी है उलान बटार। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, मंगोलिया का राजधानी क्या है, उलान बटार। ओके, चलिए, तो एक सवाल और आपको हम कर देते हैं, जब इतना हो ही गया, कैपिटल का बात कर ही लिए हैं, तो मंगोलियन करेंसी का क्या नाम है भाई साहब, तो मंगोलियन करेंसी का नाम है मंगोलियन तुगरिक। तुगरिक कैसे लिखेंगे, TUGRIK, तुगरिक। भाई साहब एक सेकेंड, आप लोग के थोड़ा हम पानी पी के आते हैं, मेरा कंठ सूख गया है बोलते बोलते, एक मिनट। वेलकम बैक। भाई साहब बोलने की आदत नहीं है ना, बोलते बोलते कंठ लगता है जैसे सूख गया। चलिए, तो मंगोलिया का आपको हम करेंसी बता दिए, मंगोलियन टुगरिक, TUGRIK, और इसके कैपिटल राजधानी बता दिए उलान बटार। देखिए राजधानी और मुद्रा की चर्चा हम बार बार इसलिए करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर का बिहार में जब भी एग्ज़ाम होता है, चाहे BSSC CGL का हो, ठीक है, या फिर आपका BPSC का हो, SSC का हो, जो भी बिहार में आपको ना पता नहीं गजब का प्रेम है भाई, जो शिक्षा संस्थान है उनको मुद्रा से और राजधानी से बेइंतहा मोहब्बत है। तो जब उनको मोहब्बत है तो हमारा भी दायित्व बनता है क्या, कि हम उनके प्रेम का क्या करें, सम्मान करें, यही कर सकते हैं। चलिए, उनके बाद क्या हुआ कि ये बराम शाह के समय क्या हुआ, मंगोलों का आक्रमण हुआ। फिर ये सब शासक समझ लो भाई, आए राम गए राम, खा पी रहे हैं, मस्त पड़े हुए हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब नहीं, मज़े में क्या रहा, कट रहा है जिंदगी, खूब जीवन का क्या करें, लुत्फ ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कौन मरा कौन कटा, देश का क्या हो रहा, सेना खुश है, आम जनता को क्या, सब कोई मतलब नहीं, जिंदगी जिए जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सब
शासक क्या होंगे, चल पाएंगे लंबे समय काल तक? बिल्कुल नहीं चलेंगे। बहराम शाह के बाद आया कौन? मसूद शाह। उनके बाद आया नसरुद्दीन महमूद। और इन सब के बाद कौन आया? बलबन। क्योंकि योग्य जब व्यक्ति होगा ही नहीं, आप उसको उतना बड़ा स्थान दे दीजिएगा तो वो क्या करेगा? उसका दुरुपयोग ही करेगा। वो कभी विकास नहीं कर सकता, उसमें वृद्धि नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति किसी भी समाज के लिए सही नहीं होते। चलिए, तो फिर आपको कौन आया? बलबन आया। बलबन आया 1266 से लेके 1287। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था और नसरुद्दीन महमूद का ससुर था। ये नसरुद्दीन महमूद के क्या थे? ससुर थे। इनके द्वारा उपाधि लिया गया था उलुग खान का। और इनके द्वारा, बलबन के द्वारा रक्त और लौह की नीति प्रतिपादन किया गया था। भाई खतरनाक टाइप का व्यक्ति लग रहा है, लौह और रक्त, यानी कि ये बिल्कुल ही बहुत सख्त प्रकार का व्यक्ति होगा। आज तो लगता है मेरा टैब का ना मेमोरी कुछ ज़्यादा ही फुल हो गया है और बहुत सारा सफाई करना हमको लगता है टैब का ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये दूसरी बार है जब ये समस्या आया है। इसी में तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो बलबन है, बलबन क्या किया? रक्त, देखो रक्त और लौह नीति की बात करोगे ना, तो रक्त और लौह नीति का बात हम जैसे आपको बोले, क्या हुआ? ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा, समझ लो, सीरियस टाइप का व्यक्ति है। एग्जैक्ट मीनिंग हम चेक कर लें इसका। रक्त और लौह नीति का मतलब एग्जैक्ट क्या है? इसका मतलब ये है कि दुश्मन के प्रति क्रूर और कठोर रवैया अपनाना, तलवार का इस्तेमाल करना और खून खराबे जैसे तरीकों का इस्तेमाल करना। बोले ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप का व्यक्ति था भाई। ऐसा ऐसा आदमी से तो दूर ही रहना चाहिए। अच्छा है कि हमारे समय काल में नहीं है। बलबन के द्वारा क्या किया गया? जो ईरानी त्योहार है, ईरान एक देश है, नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं, और जानते हैं तो खुशी का बात है। भारत जो है ये भारत है। पश्चिम में चले तो फिर पाकिस्तान मिला। पाकिस्तान से जब और पश्चिम में जाएंगे तो कौन मिलेगा? ये ईरान मिलेगा। अब ईरान आया तो ईरान के बारे में हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आप चीज़ जानें। ईरान का जब आपसे राजधानी पूछ ले तो आप ईरान का राजधानी तेहरान कहेंगे। ठीक है, ईरान का राजधानी तेहरान कहेंगे। और ईरान में एक बहुत बड़ा घटना हुआ था। ईरान के जो पहले के जो प्रेसिडेंट थे ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, उनका क्या हुआ कि एक विमान, मतलब हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका क्या होगा? मृत्यु हो गया। और ऐसा समय काल में हुआ जब ईरान का क्या हो रहा था? इजराइल के साथ युद्ध का स्थिति बना हुआ था या फिर होने वाला था। ठीक है, तो ऐसे समय काल में क्या हुए? ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनकी मृत्यु हो गई। तो बड़ा विवाद, मतलब माहौल में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है दुनिया में। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो गई तो फिर मसूद पेजिस्कियन, कौन? मसूद पेजिस्कियन, ये इनका प्रोफेशन क्या है? इनका ये किस प्रकार का काम करते थे? ये चिकित्सा से संबंधित हैं, मसूद पेजिस्कियन। अब बताइए कि हम आपको ये सब काहे बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण घटना है, आप भी पढ़िएगा किसी किसी चीज़ को तो आप इसी प्रकार पढ़िएगा। यदि कोई देश आया तो हम क्या करेंगे? उसके जो करेंसी है, भाई करेंसी तो हम बार बार आपको बताएंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या फिर जो आप कहिए हमको कि ऐसा क्यों कर रहा, हम करेंसी आपको बताएंगे। हम आपको राजधानी बताएंगे। यदि कुछ ऐसा और भी जानकारी होगा तो हम वो भी बताएंगे। तेहरान ईरान का राजधानी है। वहाँ का करेंसी क्या है? वहाँ का करेंसी ईरानियन
रियाल है, रियाल सुनते हैं ना, रियाल। तो ईरानियन क्या है, रियाल है। तो ऐसा ऐसा जानकारी आप क्या कीजिएगा, रखिएगा, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो ईरान में एक प्रथा चलता था, ईरानी प्रथा, सिजदा और पेबोस। ठीक है, सिजदा और पेबोस। तो इसको क्या किया गया, उनके द्वारा चालू किया गया। ठीक है, अब हो सकता है कि आपके मन में अब ये बात आ जाए कि ये सिजदा और पेबोस क्या था। ठीक है, अब स्टूडेंट हो भाई, पूछ ही दोगे तो क्या कर सकते हैं। तो सिजदा, आप लोग सजदा वर्ड सुनते होंगे, सजदे किए हैं मैंने लाखों दुआएं मांगे, ऐसे करके गाना है ना। तो सिजदा का बात कीजिएगा, जब आप सिजदा करते हैं तो आप अपना सर क्या करते हैं, झुका के, जैसे हम लोग पर जैसे देखते हैं प्रणाम करते क्या करते हैं, सर झुका के क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि सर झुकाइएगा घुटनों पे आके, समझ गए। और पेबोस की बात कीजिएगा तो क्या कीजिएगा कि जो राजा था ना, राजा बड़ा खतरनाक व्यवस्था था भाई, बताने में भी हमको अजीब लग रहा है। जो राजा था उसका क्या किया जाता था, उसके पाँव को चूमा जाता था, पेबोस, समझ गए। कितना मतलब घृणित अजीब व्यवस्था था। अब कोई व्यक्ति के पाँव में क्या लगा हुआ नहीं लगा हुआ, उसके पैर को जाके चूमो, सर झुकाने तक तो समझ में आता था, मगर पेबोस ऐसे ऐसा पर था। आप लोगों को सम्मान का क्या कर रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं सीधा सीधा। इसको मतलब क्या कहा जाए, पैर चूमना, किसके पैर में क्या लगा हुआ नहीं लगा किसको पता, अब उसके पैर को जाके चूमिए। तो ऐसी ऐसी प्रथाएं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दीवान आरिज विभाग का क्या किया गया, इसके द्वारा स्थापना किया गया। ठीक है, बरीद नामक गुप्तचर की नियुक्ति की। गुप्तचर समझते हैं, जो स्पाई लोग होते हैं, जासूस लोग। जैसे पाकिस्तान का बात कीजिए, हम पाकिस्तान का जिक्र काहे करते रहते हैं बार बार। तो पाकिस्तान का बात कीजिएगा तो पाकिस्तान में क्या है, ISI। ठीक है, भारत का बात कीजिएगा तो चलो भाई भारत का भी कहते हैं, भारत का कौन है, भारत का रॉ है। तो जो ऐसे ऐसे व्यक्ति होते थे उस टाइम में भी होते थे। ठीक है, जैसे इजराइल का बात करोगे तो इजराइल में क्या है, मोसाद है। ठीक है, तो जो ये व्यक्ति होते थे तो ऐसे ऐसे गुप्तचर होते थे। तो वर्तमान में तब ये है कि भाई रॉ का बात कीजिएगा तो ISI का बात कीजिए तो ये सिर्फ वो अपने पाकिस्तान या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, ये अन्य देश में भी होते हैं। अब ऐसा कहा जाता, अब कौन कहाँ होते हैं कैसे दिखते हैं किसी को कुछ अता पता नहीं होता। ठीक है, तो उनके द्वारा क्या किया गया, बरीद नामक गुप्तचर की नियुक्ति की गई। किस लिए कि देखो इंफॉर्मेशन का ही कमाल है। आपको किस, जैसे कि मान चलो कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है,